विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, भारत का प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। उसमें आज हमारा टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य। तो कैसे पढ़ना है इसको? तो जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है चोल साम्राज्य का वो कौन सा है? तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख है, राजराज तृतीय के समय का। किसके समय का? राजराज तृतीय के समय का तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। चोल किनके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे। चोल किनके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश का संस्थापक जो है वो विजयालय है। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम है। अब ये दो क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं। अगर उसने सिर्फ पूछा चोल वंश का संस्थापक तो हो गया विजयालय, विजयालय चोल, ठीक है। लेकिन अगर उसने बोला चोल वंश का वास्तविक संस्थापक तो आपने बोलना राजराज प्रथम 985 से लेकर 1014 ईस्वी, 1014 ईस्वी, ठीक है। इसमें फिर क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को बोला जाता है। इसको राजराज फर्स्ट का पुत्र था राजेंद्र प्रथम, पंडित चोल भी कहा जाता है इसको। तो 1014 से लेकर 1044, 1014 से 1044 राजेंद्र प्रथम। जो राजधानी थी चोलों की वो तंजौर थी। बाद में गंगैकोंड चोलपुरम बनाई गई। राजेंद्र प्रथम ने राजधानी जो बनाई वो कहाँ बनाई? गंगैकोंड चोलपुरम। इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन इसीलिए बोल रहे हैं। नेपोलियन ने भी कई युद्धों में भाग लिया था, हालांकि वो वाटरलू के फील्ड में हार गया था। तो उससे तुलना कर रहे हैं दक्षिण भारत का नेपोलियन को राजेंद्र प्रथम, क्योंकि राजेंद्र प्रथम के बारे में ये बताया जाता है कि उसने उत्तर भारत में भी अभियान किए। उत्तर भारत के राजाओं से जब उसने अधीनता स्वीकार की, पराजित किया, तो उनके सिर पर बताया जाता है कि गंगा जल के घड़े रखे और वो राजा लेकर आए दक्षिण भारत तक। और फिर जो गंगैकोंड नामक जो तड़ाग का निर्माण कराया गया, उस तड़ाग को उस पानी से भरा गया, इतना तक कहा जाता है। समझ में आया? तो गंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनाई राजधानी। पहले कहाँ थी राजधानी? तंजौर थी, ठीक है। उप राजधानी जो थी वो कहाँ थी? कांची। उप राजधानी कहाँ थी चोलों की? कांची। जो निवास स्थान था चोलों का, जो मूल निवास स्थान था वो उरैयूर था। कहाँ था? पुराने चोल भी पढ़े हैं ना हमने। अरे भाई, अशोक के अभिलेखों में भी चोल चेर पांड्यों का उल्लेख मिलता है। ये वो वाले चोल नहीं है, बीच में अंधकार में है। अब ये बाद वाले चोल हैं, मध्यवर्ती चोल बोलते हैं इनको। राज चिन्ह जो था चोलों का वो बाघ था। क्या था? ये पहले भी पढ़ा था हमने। चोलों का बाघ, चेरों का तीर धनुष और पांड्यों की मछली, ये पढ़ा था। तो जो चोल साम्राज्य का राष्ट्र चिन्ह था वो बाघ था। सर्वाधिक प्रतापी राजा जो हुआ वो राजराज प्रथम हुआ। और चोल वंश का अंतिम राजा जो हुआ वो राजेंद्र तृतीय हुआ। कौन हुआ? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के पुनरुत्थान में जो सहायक राजवंश है वो कौन सा है? होयसाल वंश। तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो चोल युग का कहा जाता है। तमिल युग का गोल्डन एज या स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? आंसर चोल। ये ध्यान रखना, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में तमिल बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में तेलुगु बोली जाती है, और केरल वाले क्षेत्र में मलयालम, और कर्नाटक वाले क्षेत्र में कन्नड़। कन्नड़। कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ साहित्य के पढ़े थे हमने, त्रिरत्न पढ़े थे भाई कन्नड़ साहित्य के। कौन कौन? पौन, पंप और रन, है ना। और कौन कौन से पुराण? आदि पुराण, शांति पुराण, अजीत पुराण। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल मैं बोल रहा हूं तमिल साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? चोल युग को। इसको चोल युग को। वंश का सबसे बड़ा सिक्का काशू था। किसके समय में? कल्याणजू। काशू या कल्याणजू। वंश का सबसे बड़ा सिक्का काशू था, कल्याणजू। चोलों की टकसाल कहां थी? कुडमुक्कू में। कहां पर? टकसाल बोलते हैं मिंट को, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? मिंट, ठीक है। कहां पर थी इनकी? कुडमुक्कू में थी। कहां पर थी? ऐसे यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी अटपटे से प्रश्न कि चोलों की टकसाल कहां पर अवस्थित थी? कुडमुक्कू में। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं कहां से? किसके समय के? तो उत्तम चोल के समय के, है ना। चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण और रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं किसके समय में? उत्तम चोल के समय में। संगम युग के पश्चात चोल वंश की राजनीतिक शक्ति का उत्थान पुनः 9वीं शताब्दी के मध्य में विजयालय के नेतृत्व में हुआ। चोल इस समय पल्लवों के सामंत शासक की हैसियत से शासन कर रहे थे, परंतु पांड्य और पल्लव राज्यों की दुर्बलता का लाभ उठाकर स्वयं की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और राष्ट्रकूटों, गंगों, चालुक्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
इनके द्वारा एक शक्तिशाली नौसेना का गठन करके मालदीव, श्रीलंका, श्रीविजय राज्यों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया। ये बड़ी बात है कि 9वीं शताब्दी के बाद हम ये देखते हैं कि चोलों के पास अपनी नौसेना थी। उसी नौसेना के दम पर इन्होंने मालदीव, श्रीलंका और श्रीविजय राज्यों की क्या की, विजित किया इन क्षेत्रों को, यहाँ के राजाओं को पराजित किया इन्होंने। किसने? चोलों ने। चोल अपने दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, नंबर 1 अपनी नौसेना के लिए और नंबर 2 अपने ग्राम्य शासन या स्थानीय सुशासन के लिए। और मैंने बताया आपको कि स्थानीय सुशासन जो चोलों का है वो परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर अभिलेख में उनके स्थानीय सुशासन के बारे में जानकारी मिलती है। स्थानीय सुशासन मतलब जैसे गांव का शासन गांव के लोगों के ही द्वारा चलाया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय सुशासन। जैसे आपका अगर गांव है तो आपका प्रधान आपके बीच का होगा, आपके वार्ड मेंबर आपके बीच के होंगे और वही लोग क्या करेंगे? आपके शासन चलाएंगे, है ना। सबसे छोटी संसद जो होती है वो क्या होती है? ग्राम, हाँ, अरे सबसे छोटी जो संसद, लघु संसद होती है वो क्या होती है? ग्राम पंचायत नहीं होती। तो चोल शासक एक वृहद साम्राज्य का निर्माण करते हुए स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के विकास कर सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया। इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया। चोल शासकों ने निर्माण कार्य, कला और धर्म में भी रुचि लेते हुए इनको प्रोत्साहित और विकसित किया। अंततः पांड्यों ने चोलों की स्वतंत्र सत्ता समाप्त कर दी। बाद में किन्होंने की इनकी सत्ता समाप्त? पांड्यों ने। पांड्यों की मछली, है ना, चिन्ह क्या था पांड्यों का? मछली। ऐतिहासिक स्रोत क्या है? चोल राज्य के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत है और अभिलेख है। साहित्यिक स्रोत और अभिलेख। तो अब चोलों की जानकारी के लिए जो साहित्यिक स्रोत है वो कौन कौन है? सबसे पहले कलिंगतु प्राणी, कलिंगतु प्राणी, कई बार तो इसको कलिंगतु पर्णी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो कलिंगतु, आधा तो पूरा तू, ठीक है, प्राणी। यह जैन गोंडार की कृति है। यह यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। कलिंगतु पर्णी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जैन गोंडार, जैन गोडार, ठीक है। इसमें कुलोतुंग प्रथम के राज्यकाल के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके कुलोतुंग प्रथम, ये श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र हैं। उट्टकुट्टम कृत विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय और राज द्वितीय पर लिखी गई उलाएं यानी श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र इन राजाओं के विषय में जानने के प्रमुख स्रोत हैं। तो उलाएं मतलब श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र, ठीक है। अगला है पेरिय पुराणम। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। ये सेक्किलार ने लिखी है। किसने लिखी है? पेरिय पुराणम किसने लिखी? सेक्किलार ने लिखी। इसकी रचना कुलोतुंग सेकंड के काल में की गई, जिससे तत्कालीन धार्मिक दशा पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। कुलोतुंग द्वितीय के समय में सेक्किलार द्वारा क्या लिखा गया? पेरिय पुराणम, जो कि चोलकालीन धार्मिक दशा पर व्यापक प्रकाश डालता है, ठीक है। उसके बाद है वीर सोलियम। ये बुद्ध मित्र की रचना है। इसकी मित्र की व्याकरण कृति है वीर सोलियम, जो कि किसके समय में? वीर राजेंद्र के विषय में जानकारी देती है। किसके विषय में? वीर राजेंद्र के विषय में बुद्ध मित्र की वीर सोलियम क्या करती है? जानकारी देती है। अगला है महावंश। इस बौद्ध ग्रंथ में राजेंद्र प्रथम की लंका विजय, परांतक फर्स्ट द्वारा की गई पांड्यों पर विजय के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है कौन? महावंश। तो राजेंद्र प्रथम की लंका विजय और परांतक फर्स्ट की पांड्यों पर जो विजय प्राप्त की गई उसके विषय में जानकारी मिलती है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अभिलेखीय स्रोत हैं, अभिलेख मिले हैं। तो विजयालय यानी 850 से 871 ईस्वी तक शासन किया विजयालय ने। तो विजयालय के पश्चात चोल इतिहास जानने का सर्वाधिक प्रमाणिक और मुख्य स्रोत जो है वो अभिलेख हैं। अभिलेखों से तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजराज प्रथम ने अभिलेखों के माध्यम से अपने पूर्वजों के इतिहास को संरक्षित करने और अपने समय की उपलब्धियों को का प्रचलन प्रारंभ किया। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन भी प्रारंभ किया। ये बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, इनको पता था कि और जगह व्यक्ति जाए ना जाए लेकिन मंदिरों में तो जाएगा ही जाएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट का बहुत बेहतरीन तरीका है उस जमाने का, कि राजाओं ने अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और अपनी उपलब्धियों को कहां पर लिख दिया? मंदिरों में लिख दिया। इतना समझ में आ गया।
ठीक है। अरे भाई समझ में आया? तो एडवर्टाइजमेंट के भी तरीके होते हैं। अब आपने अपना एडवर्टाइजमेंट किया कि आपने एक फ्लैक्स लिया और वो वहाँ कहाँ हिमालय पे जाकर लगा दिया जहाँ के कि साल भर में 10 लोग जाते हैं, तो क्या आपका एडवर्टाइजमेंट होगा? नहीं होगा। आपने क्या किया कि अपना एक फ्लैक्स लिया और कहाँ लगा दिया? दिल्ली मेट्रो पर लगा दिया, जहाँ दिन भर में पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं। तो लाख लोगों की नजर नहीं भी जाएगी तो कम से कम 5,000 लोगों की नजर तो जाएगी जाएगी। पर ऐसे फ्लैक्स नहीं लगा सकते आप मेट्रो में, वहां पर स्थान बने हुए हैं, आपको पेमेंट करना होता है उन बॉक्सेस पे, तब आपका क्या लगेगा? एडवर्टाइजमेंट लगेगा। फ्लैक्स भी आपके हिसाब से नहीं लगेगा, ये नहीं कि आपने बड़ा फ्लैक्स लगा दिया। जितना साइज है उस साइज को आपको पर डे पर मंथ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? मेट्रो की कमाई होती है वो भी। समझ में आया? तो इन लोगों ने क्या किया, मंदिरों की दीवारों पर क्या किया भाई? क्या किया? अपने पूर्वजों और अपनी क्या उपलब्धियों को लिख दिया, अंकित करवा दिया। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था। इस समय के लेखों में लेडन दानपत्र और तंजौर मंदिर में उत्कीर्ण लेख उल्लेखनीय है। ये समझ में आ गया? अगला है त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख। त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख। एडवर्टाइजमेंट का एक और तरीका होता है, आपने देखा होगा। सरकार पहले क्या करती थी कि अपने नाम से, जैसे प्रधानमंत्री है तो जो भी योजना होगी तो उसके पीछे अपना नाम जोड़ते थे प्रधानमंत्री। अब तो नहीं हो रहा है ऐसा, अब तो पुराने लोगों के नाम जोड़े जाते हैं या सिर्फ लिखा जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका ये भी होता है, भाई कौन सी योजना चल रही है तो क्या करो कि अपना नाम जोड़ दो। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, अपना नाम जोड़ दो तो आपका नाम उतनी बार लिया जाएगा देश में। कितनी बार? अब जैसे खाद्य सुरक्षा बिल, खाद्य सुरक्षा बिल, तो अपना नाम अगर आपने, आप क्या करोगे? ये प्रथा समाप्त कर दी गई है अब, लेकिन पहले देखा जाता था कि व्यक्ति विशेष के नाम पर योजना होती थी। क्या होती थी? तो वो एक एडवर्टाइजमेंट का क्या था? तरीका था। ऐसा लगता था कि फ्लेक्स लगाने की जरूरत नहीं होती थी, योजनाओं के पीछे अपना नाम क्या कर दो। अब ऐसे ही आपने उत्तराखंड में देखा होगा, तो गौरा कन्या धन योजना सुना है आपने? तो गौरा मतलब एक तरह से पूजनीय देवी हैं, इसलिए गौरा कन्या धन योजना। लेकिन अगर इसी योजना को मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाता तो उतनी बार आप क्या करते हो, मुख्यमंत्री का नाम लेते, उतनी बार एडवर्टाइजमेंट होता चला जाता। लेकिन मैंने कहा ये प्रथाएं समाप्त कर, ठीक है, क्योंकि क्या है, पब्लिक जो आपका अकाउंट है उसका दुरुपयोग नहीं करना अपने एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जो योजना है वो आप ही के पैसे से है, इसलिए उसमें अपना नाम क्या नहीं करना है, ऐड नहीं करना। आप महान लोगों के नाम ऐड कर सकते हैं पुराने। अगला, कहां तक बताया मैंने? चोल शासकों ने मंदिर की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया। इनके समय के लेखों में लेडन दानपत्र और तंजौर मंदिर के उत्कीर्ण लेख सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख, ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो राजराज तृतीय के समय का है, और इस अभिलेख में चोल वंश के उत्कर्ष का विवरण मिलता है। किसमें? त्रिवेंद्रपुरम। कई बार इतने में काम चल जाता है, इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख किसके समय का है? तो राजराज तृतीय के समय का है। चोल वंश के उत्कर्ष का विवरण मिलता है। इसमें होयसाल राजाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है। किसके प्रति? होयसाल राजाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है, जिनकी सहायता से चोल वंश का पुनरुद्धार हुआ। इनका चोल वंश का पुनरुद्धार हुआ। राजराज तृतीय को पांड्य नरेश सुंदर पांडे ने पराजित करके बंदी बना लिया था। तब होयसाल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से राजराज तृतीय मुक्त हुआ। तो राजराज तृतीय को मुक्त कराने में जब सुंदर पांडे ने जब राजराज तृतीय को बंदी बना लिया था, तो किस होयसाल नरेश ने सहायता की थी राजराज तृतीय की? तो आंसर होयसाल नरेश नरसिंह द्वितीय। नरसिंह द्वितीय। अगला है मणिमंगलम अभिलेख। यह राजा धीराज प्रथम के समय का है। मणिमंगलम अभिलेख किसके समय का है? राजा धीराज प्रथम के समय का है। उसमें उसकी लंका विजय और अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है, यह सुरक्षित है। अगला अभिलेख है तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख। तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख या दानपत्र अभिलेख। इसमें राजराज प्रथम के लंका विजय
और राजेंद्र प्रथम के गंगा घाटी अभियान का उल्लेख है। इन्हीं ताम्रपत्रों में राजेंद्र प्रथम के समुद्र पार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर आक्रमण का विवरण भी सुरक्षित है। तो तिरुवलंगाडु दानपत्र अभिलेख से क्या क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि राजराज प्रथम ने लंका की विजय की, लंका के राजा को बंदी बनाया, लंका में जो राजधानी आधा श्रीलंका पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, राजधानी अनुराधापुर थी, पोलनरोवा कुछ ऐसा करके बनाया, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और वहां के राजा को बंदी बनाकर कहाँ ले आया? चोल साम्राज्य में ले आया। और ये राजा लंका का बंदी बना रहा कब तक? राजेंद्र प्रथम के समय तक। और राजेंद्र प्रथम के समय में लंका के राजा की मृत्यु हो गई चोल कारागार में, ये पता है। तो कहां से पता चल रहा है? तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख से पता चल रहा है। दूसरा पता चल रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान किया। भाई राजेंद्र प्रथम गंगा कौन चोलपुरम सुना होगा आपने, है ना। और इसी ताम्रपत्र अभिलेख से पता चल रहा है कि समुद्र पार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? आक्रमण किया, विजित किया उसको। अगला ताम्रपत्र अभिलेख जो है, दानपत्र अभिलेख है, वो करंडे दानपत्र अभिलेख। कौन सा? करंडे दानपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख। इसमें राजेंद्र प्रथम के लंका विजय का विवरण है। किसका? राजेंद्र प्रथम के लंका विजय का विवरण है। अगला है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, उत्तर मेरूर अभिलेख। परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर अभिलेख है, परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। परांतक फर्स्ट के समय में इन अभिलेखों में चोलकालीन ग्राम शासन संबंधी विवरण मिलता है या स्थानीय स्वशासन संबंधी विवरण मिलता है। लेखों के अतिरिक्त धवलेश्वर में चोलों की स्वर्ण सिक्कों का एक ढेर मिला है, जिसमें चोलों की समृद्धि का ज्ञान होता है। एक चीनी अनुश्रुति में राजराज प्रथम तथा कुलोतुंग प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन की यात्रा पर गया था। दोनों याद करने पड़ेंगे राजा। जब भी कोई चीन दूत मंडल अपना भेजता है तो वो राजा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजा कौन है? राजराज प्रथम और कुलोतुंग प्रथम। चीनी यात्री चाओ जू कुआ, जो कि 1225 ईस्वी के आसपास का है, उसके विवरण से पता चलता है कि चोल इतिहास का प्रकाश पड़ता है, चोल इतिहास पर प्रकाश डालता है चीनी यात्री। कौन? चाओ जू कुआ, जो कब आया था? 1225 के आसपास आया था। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो जो मूल चोल वंश का अंतिम शासक था वो अधिराजेंद्र था, जो आंतरिक विद्रोह में मारा गया। इसके पश्चात कुलोतुंग शासक बना, जो वेंगी के चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था, परंतु इसकी माता चोल वंश की राजकुमारी थी। कुलोतुंग अधिराजेंद्र का बहनोई था। कुलोतुंग अधिराजेंद्र का बहनोई था। इतना समझ में आ गया? एक क्वेश्चन बना था उत्तराखंड में, चोल चालुक्य मिक्स ब्लड कौन था? आंसर कुलोतुंग। चोल चालुक्य मिक्स ब्लड कौन था? यानी चोल वंश की राजकुमारी थी, चालुक्य वंश का राजकुमार था, उसका जो पुत्र था वो बना चोल। क्योंकि जब चोलों में कोई क्या नहीं रहा, वारिस नहीं रहा, तो चोल चालुक्य मिक्स ब्लड को बनाना पड़ा था। तो वो कौन था? कुलोतुंग। इतना समझ में आ गया? अब चोल जितने भी शासक हैं उनको पढ़ाने से पहले मैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उनकी उपाधियां बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपने उपाधियां याद करनी है, क्योंकि मैंने कहा उत्तराखंड में तो कई बार इतने से ही काम चल जाता है कि पंडित चोल किसकी उपाधि थी। क्या पंडित चोल किसकी उपाधि थी? राजेंद्र प्रथम की थी। गंगैकोंड किसकी उपाधि थी? राजेंद्र प्रथम की थी। तो मैं ये पहले एक बार सबकी उपाधियां और सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है। पहले इसको याद करना आपने, उसके बाद हम चोलों का राजनीतिक पुनरुद्धार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विजयालय के बारे में पढ़ रहे हैं। विजयालय 850 से 871 ईस्वी तक रहा। इसकी जो उपाधि है वो परकेसरी और तंजय कोंड है। परकेसरी और तंजय कोंड है। परकेसरी तंजय कोंड। उसके बाद आदित्य प्रथम आता है 871 से 907। इसका कोदंड राम राजकेशरी वर्मन, इसके जो उपाधियां वो क्या है? कोदंड राम और राजकेशरी वर्मन है। उसके बाद परांतक फर्स्ट, मेन जो है वो परांतक फर्स्ट है। वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? नहीं, मतलब संस्थापक जो है परांतक फर्स्ट है। 907 से लेकर 953। इसकी उपाधि है मदुरै कोंड। क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है। मदुरै कोंड किस चोल शासक की उपाधि है? आंसर परांतक फर्स्ट की है। वीर चोल भी इसी की उपाधि है। मधुरांतक भी इसी की उपाधि है। संग्राम राघव भी इसी की उपाधि है। संग्राम राघव भी। तो परांतक फर्स्ट की 4 उपाधियां हो गई, मदुरै कोंड, वीर चोल, मधुरांतक और संग्राम राघव। उसके बाद गंडरादित्य बनता है 955 से 956 ईस्वी तक। उसके बाद अरिंजय बनता है 956 से 957। ये अंधकार युग, डार्क एज है ये चोलों का। फिर सुंदर चोल बनता है 957 से 973 तक, परांतक द्वितीय भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आदित्य द्वितीय बनता है। फिर उत्तम चोल बनता है
ये कुछ खास नहीं है शासक। इसके बाद आता है राजराज फर्स्ट। कौन आता है? ये इंपॉर्टेंट है। 985 से लेकर 1014 इसकी जो उपाधियां हैं वो चोलेंद्र सिंह है। क्या है? चोलों में इंद्र और सिंह के समान, चोलेंद्र सिंह। अगला चोल मार्तंड, इसी की उपाधि है राजराज प्रथम की, चोल मार्तंड। राजाश्रय, चोल नारायण, अरिमोली, जगन्नाथ, शिवपाद शेखर। शिवपाद शेखर यानी शिव के पैरों का चंद्रमा। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं पर होता है वैसे, लेकिन राजा अपने आप को कैसे बोले कि मैं शिव की जटाओं का चंद्रमा हूं? तो राजा ने अपने आप को क्या बोला? मैं भगवान शिव के पैरों का चंद्रमा हूं। कहां का? पैरों का चंद्रमा, शिवपाद शेखर। अगला रविकुल माणिक्य, रविकुल माणिक्य। अगला मुमाडी चोलदेव, मुम्माडी चोलदेव। अगली उपाधि है इसकी जय गोड। अगली है कांडलूर, कांडलूर। अगली है सलय ककल कलवक मरुत, सलय कलवक मरुत। ये इसकी उपाधियां हैं। किसकी? सब राजराज फर्स्ट की। उपाधियों में अगर क्वेश्चन बनेगा तो राजराज फर्स्ट से बन सकता है, राजेंद्र प्रथम से बन सकता है, परांतक फर्स्ट से बन सकता है। इन तीन की बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद है राजेंद्र प्रथम, जो 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी उपाधि है गंगैकोंड। सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि क्या है इसकी? गंगैकोंड। उसके बाद इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है पंडित चोल। जो उत्तराखंड में ज्यादा पूछा गया है प्रश्न, वो पंडित चोल से पूछा गया है। कहां से? दक्षिण भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं इसको। किसको? राजेंद्र प्रथम को। वीर राजेंद्र भी है इसकी उपाधि। कडार कोंड भी इसकी उपाधि है। पर केशरी वर्मन इसकी उपाधि है। मुडिगोंड चोल इसकी उपाधि है। और केरलांतक, केरलांतक इसकी उपाधि राजेंद्र प्रथम की। अब इसके बाद राजा धीराज प्रथम बनता है 1044 से 1052 ईस्वी। इसकी जो उपाधियां हैं वो विजय राजेंद्र है और भूपेंद्र चोल है। अगला राजा बनता है राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064। इसकी उपाधि जो है प्रकेशरी। कौन सी? प्रकेशरी। फिर बनता है वीर राजेंद्र 1064 से 1070। इसकी उपाधि है सकल भुवनाश्रय। सकल, ये शायद ये कहीं पूछा गया है क्वेश्चन, सकल भुवनाश्रय किसकी उपाधि है? आहाव मल्ल इसकी उपाधि है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, शायद उत्तराखंड में पूछा गया है। और कुलकाल। सकल भुवनाश्रय और आहाव मल्ल किसकी उपाधि है? आंसर वीर राजेंद्र की उपाधि है, जिसने 1064 से 1070 तक शासन किया। कुलकाल भी इसी की उपाधि है। उसके बाद अधिराजेंद्र बनता है 1070 ईस्वी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि जो अधिराजेंद्र है ये चोल वंश का अंतिम शासक है। वैसे मूल चोल वंश का अंतिम शासक कौन है? अधिराजेंद्र। क्योंकि अधिराजेंद्र की अपनी कोई संतानें नहीं है, इसलिए क्या करता है ये अपने बहनोई, इसके बाद इसका बहनोई बनता है जो कि चोल चालुक्य मिक्स ब्लड है। उसका नाम है कुलोतुंग फर्स्ट। कौन है? ये उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन। चोल चालुक्य मिक्स ब्लड कौन है? कुलोतुंग प्रथम है। 1070 से 1120 तक शासन किया इसने। इसकी उपाधि जो कटय कोंड चोलन है, मलंडू कोंड चोलन है, सुंगमत विर्त इसकी एक और उपाधि है जो कि उत्तराखंड में पूछी जा चुकी है, क्योंकि कई करों को हटाने वाला। सुंगमत विर्त, सुंगमत विर्त इसकी उपाधि क्यों रखी गई कुलोतुंग प्रथम की? क्योंकि इसने कई करों को हटाया। और कई करों को क्यों हटाता है कोई राजा? कोई मजा थोड़ा आता है राजा को करों को हटाने में। अपना नुकसान क्यों करेगा? राजस्व की हानि क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि चोल चालुक्य मिक्स ब्लड है और जनता का क्या समर्थन चाहिए। क्योंकि जनता क्या करती है? ब्लड देखती है। ब्लड मतलब कि राजसी परिवार का है कि नहीं है, प्योर ब्लड है कि नहीं है। तो क्या हुआ, इससे पहले तो चोल चल रहे थे, अब ये क्या है कि मतलब चोल माता और चालुक्य पिता का पुत्र है। तो इस पर फिर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे कि भाई ये तो प्योर चोल तो है ही नहीं है, राजा कैसे बन गया? इसने क्या कर दिया? कई करों को हटा दिया। अगर कोई आपको फ्री में कुछ दे रहा है कोई सरकार, तो समझ लेना कि उस सरकार के अंदर उतनी योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए वो आपको फ्री में दे रहा है। अगर कोई सरकार क्या है कि पूर्ण बहुमत में है, तो वो आपको नहीं देगी जल्दी से फ्री। नहीं आया समझ में? ठीक है। उसके बाद विक्रम चोल बनता है 1120 से 1133। इसकी जो उपाधि है वो त्याग वाराकर है, त्याग समुद्र है और अकलंक है। क्या है? अकलंक। उसके बाद कुलोतुंग द्वितीय बनता है 1333 से 1350। इनके सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच बीच के जो मैंने बताया राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, इनके सन याद रखने हैं आपने।
बाकी औरों का नहीं भी रखेंगे, क्रम याद रखना। यूपीएससी क्रम पूछती है हमेशा। क्या पूछती है? सन नहीं याद करने इतने। तो विक्रम चोल मैंने बता दिया, उसके बाद कुलोतुंग द्वितीय आ गया, उसके बाद राजराज द्वितीय आ गया। राजराज द्वितीय की जो उपाधि है मुतमिल कुतैलियान यानी तमिल संरक्षक, ये क्वेश्चन बना हुआ है तमिल संरक्षक वाला कि मुतमिल कुतैलियान किसने उपाधि धारण की थी? तो राजराज सेकंड ने उपाधि धारण की थी। 1150 से 1173 ईस्वी के बीच में शासन किया इसने। उसके बाद राजाधिराज द्वितीय बनता है, उसके बाद कुलोतुंग तृतीय बनता है। इसकी उपाधि जो है वो चोल पांड्यम है। क्या है? कुलोतुंग तृतीय की उपाधि है चोल पांड्यम। उसके बाद राजराज तृतीय बनता है और उसके बाद राजेंद्र तृतीय बनता है, जो 1256 से 1279 ईस्वी तक शासन करता है। तो लास्ट जो चोल शासक हो गया एक तरह से, अगर मूल चोल वंश का अंतिम राजा पूछेगा तो अधिराजेंद्र, और पूरे चोल साम्राज्य का अंतिम शासक पूछेगा तो राजेंद्र तृतीय। इतना समझ में आ गया? अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा चोलों का राजनीतिक पुनरुद्धार। ठीक है?